नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और अब हम आपके लिए अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका मतलब है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का, उस टॉपिक का नाम होगा मुद्रा एवं बैंकिंग। ये टॉपिक आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसे अंत तक देखेंगे तो इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, इत्मीनान से आराम से हम बात करते हैं धीरे धीरे करके। तो मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा किसे कहा जाता है, पहले उसकी परिभाषा हम समझाएंगे। फिर इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि मुद्रा के प्रकार, कितने प्रकार की मुद्राएं हैं। तो मुद्रा को अर्थव्यवस्था में मनी कहा जाता है, इसे मनी भी कहा जाता है, इसी को हम कैपिटल भी कह सकते हैं और इसको हम टेंडर भी कह सकते हैं। यानी कि एक ही बात है, चाहे हम उसे मनी कहें, चाहे हम उसे कैपिटल कहें, चाहे उसे हम टेंडर कहें, इन सब का अर्थ मुद्रा से है। मुद्रा है क्या? मुद्रा एक वस्तु है, एक भौतिक वस्तु है। तो आप सभी को पता है कि भौतिक वस्तु उसे कहा जाता है जिसका अस्तित्व होता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो स्थान घेरती है। तो इसकी हम परिभाषा ये लिखेंगे कि मुद्रा वह वस्तु है, ध्यान से सुनेंगे, मुद्रा वह वस्तु है। वस्तु यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। मुद्रा वह वस्तु या ऑब्जेक्ट है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्राकार घूमता है, जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान या अर्थव्यवस्था चक्राकार घूमता है। यानी कि चक्राकार घूमता है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है, किसी भी वस्तु का लेन देन हो रहा है, किसी भी वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो सब मुद्रा के माध्यम से हो रहा है। तो मुद्रा की सटीक परिभाषा ये बन गई कि मुद्रा वह वस्तु है, वह ऑब्जेक्ट है जिसको आधार मान करके अर्थव्यवस्था उसके चारों ओर घूमता रहता है। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे फ्रांसिस ए वाकर। तो फ्रांसिस ए वाकर ने जो है इसकी सटीक परिभाषा दी है। तो फ्रांसिस ए वाकर ने क्या कहा है? फ्रांसिस ए वाकर ने ये कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करे। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रांसिस ए वाकर ने। तो उन्होंने कहा था कि भाई मुद्रा कुछ नहीं है, मुद्रा एक वस्तु है और उससे मुद्रा का कार्य करना होता है। तो अब आप इसी परिभाषा के आधार पर हम आगे बढ़ें तो हम ये देखें कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, मुद्रा का महत्व क्या होता है। तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है? तो इसके प्रमुख कार्य है, नंबर 1 कि यह मूल्य का मापक है, यानी कि मूल्य को जो है वो मुद्रा के द्वारा ही मापा जा सकता है। तो सांकेतिक मुद्रा के द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है, ये मूल्य का क्या है? मापक है। अब कोई वस्तु अगर 20 रुपये की है तो हमें उसकी 20 रुपये की वैल्यू तब पता चल रही है जब हम उसे 20 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि मूल्य का मापक जो है वो मुद्रा है। नंबर दूसरा, मुद्रा की कार्य और विशेषताएं दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। ये मुद्रा के कार्य हो गए और अगली कार्य या विशेषताएं उसकी ये है कि मुद्रा जो है वस्तु विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज वस्तु विनिमय का माध्यम है। वस्तु विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज मोहन और सोहन दो व्यक्ति है, तो मोहन ने एक वस्तु सोहन को दी, तो सोहन ने उस वस्तु के बदले में मोहन को क्या दिया? कुछ पैसे दिए। तो ये वस्तु विनिमय का माध्यम भी है। तीसरी बात इसकी विशेषता ये है कि ये विधि ग्राह्य होती है, यानी कि मुद्रा को जो है कानूनी संरक्षण मिलता है और विधि के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है, तो यह विधि ग्राह्य है। नंबर अगली बात हम बात करें तो मुद्रा के अंदर तरलता होती है। मुद्रा में तरलता होती है। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, और ये तरलता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो आपका टॉपिक होगा तो उस टॉपिक में आप तरलता शब्द को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो तरलता को हम कहते हैं लिक्विडिटी।
तो मुद्रा में तरलता पाई जाती है, तरलता पाई जाती है। तो तरलता का अर्थ क्या होता है? तरलता का अर्थ ये होता है कि जैसे तरल पदार्थ एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते हैं, वो अचानक दूसरे स्थान पर बहते हुए चले जाते हैं, उसी प्रकार से मुद्रा भी जो है वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है, वो अचानक से दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है खरीदारी के माध्यम से। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा में तरलता पाई जाती है। और तरलता दो प्रकार की होती है, एक तो परफेक्ट लिक्विडिटी होती है, परफेक्ट, और एक जो होती है वो होती है इम्परफेक्ट लिक्विडिटी। तब आपका प्रश्न ये उठता है कि परफेक्ट लिक्विडिटी या 100% लिक्विडिटी किसके अंदर होती है? तो आप कहेंगे कि कैश मनी। जो कैश मनी है यानी कि जो सिक्के हैं और जो नोट है वो कैश मनी है, उसके अंदर परफेक्ट लिक्विडिटी होती है, 100% होती है। जबकि इम्परफेक्ट लिक्विडिटी जो होती है वो क्रेडिट मनी के अंतर्गत होती है। क्रेडिट मनी में इम्परफेक्ट लिक्विडिटी होती है, क्रेडिट मनी में इम्परफेक्ट लिक्विडिटी होती है। तो ये मुद्रा की एक प्रमुख कार्य या उसकी कुछ विशेषताएं होती है। ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से समझेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह वस्तु है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्राकार घूमती है। अर्थविज्ञान का मतलब होता है अर्थव्यवस्थाएं। तो अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मुद्रा के चारों ओर घूमती है। मुद्रा होगी तो तभी अर्थव्यवस्थाएं संचालित होंगी। फ्रांसिस ए वाकर जो अमेरिकी अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि वह वस्तु मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करती है। और मुद्रा की विशेषताएं ये होती है कि यह मूल्य का मापक होती है, वस्तु विनिमय का माध्यम होती है, कानून के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त होता है, ये विधि ग्राह्य होती है, और मुद्रा में तरलता या लिक्विडिटी पाई जाती है। और लिक्विडिटी दो प्रकार की होती है, परफेक्ट लिक्विडिटी और इम्परफेक्ट लिक्विडिटी। अब हम आगे बात करें कि मुद्रा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार से मुद्राएं हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम आगे देखें तो हम ये देखेंगे कि मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी या कैपिटल। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार या टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसे आप कैपिटल भी कह सकते हैं, टेंडर भी कह सकते हैं, मनी भी कह सकते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है तो पहले हम देखेंगे। तो नंबर 1 होता है हमारे पास में प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा यानी कि जिसको स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है, स्टैंडर्ड मनी। दूसरे हमारे पास में हो सकती है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा का मतलब होता है लीगल टेंडर, इसको हम लीगल टेंडर भी कह सकते हैं, लीगल टेंडर। तीसरे हमारे पास में होगा अगला हमारे पास में हो सकता है नंबर 1 शाक मुद्रा। शाक मुद्रा हमारे पास में हो सकता है जिसको ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। शाक मुद्रा को ही ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्रेडिट और ऑप्शनल मनी। क्रेडिट ऑब्लिक ऑप्शनल मनी इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो होगा वो होगा, हाँ जी, वैधानिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, शाक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो होगा पेपर मुद्रा, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी ये होगा हमारे पास। और अगला हमारे पास जो होगा वो होगा टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी, जिसे हम कह सकते हैं टोकन मनी, ये हमारे पास में होगा। इसके अलावा हमारे पास अर्थव्यवस्था के आधार पर गर्म एवं ठंडी मुद्रा होगी। गर्म एवं ठंडी मुद्रा यानी कि इसको कहा जाएगा हॉट एंड कोल्ड करेंसी, हॉट एंड कोल्ड करेंसी। तो ये हमारे पास प्रमुख मुद्राएं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम जो है प्रमाणिक मुद्रा की बात करते हैं और सांकेतिक मुद्रा की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम पहले इन दोनों की बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रमाणिक मुद्रा होती है, बहुत ही आराम से सुनेंगे कि जो प्रमाणिक मुद्रा होती है और इसके अलावा जो ये सांकेतिक मुद्रा होती है,
सांकेतिक मुद्रा। इन मुद्रा के अंतर्गत जनरली सिक्कों को इसमें शामिल किया जाता है, कॉइन्स, इसके अंतर्गत कॉइन्स को शामिल किया जाता है, सिक्के यानी कि कॉइन्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जो कॉइन्स होते हैं उनके दो प्रकार के मूल्य होते हैं। सपोज जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताऊं, ये एक 5 रुपये का सिक्का है, तो इस पे 5 रुपये अंकित है, 5 रुपये इस पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका अंकित मूल्य या इसका मार्क प्राइस या आप उसको फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये 5 रुपये का सिक्का है और इस पे 5 रुपये लिखा हुआ है, तो इसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस या फेस वैल्यू जो हो गई वो 5 रुपये हो गई। अब अगर हम बात करें कि 5 रुपये का जो सिक्का है वो सिक्का किसी धातु का बना हुआ है, तो उसमें धात्विक मूल्य भी होगा, धातु का मूल्य भी होगा, धात्विक मूल्य, तो इसका धात्विक मूल्य भी कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कि उसका धात्विक मूल्य 5 रुपये से अधिक हो या 5 रुपये के बराबर हो या 5 रुपये से कम हो, 3 कंडीशन हो सकती है। तो जनरली यही कंडीशन होगी कि उसका मूल्य 5 रुपये से कम होगा। सपोज वो 2.5 रुपये का है, 2.5 रुपये का है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भैया 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी अंकित मूल्य 5 रुपये है, जबकि जिस धातु से वो बना हुआ है उस धातु का मूल्य 2.5 रुपये है। तो जनरली ऐसा होता है। तो अगर किसी मुद्रा का अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य अगर किसी मुद्रा का अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी मुद्रा का धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि सांकेतिक मुद्रा उसे कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सस्ती धातुओं के सिक्के इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य अधिक होता है, जो उसमें लिखा हुआ है उसका मूल्य अधिक होता है, जबकि उनका जो धात्विक मूल्य होता है तो धात्विक मूल्य क्या होता है, डेफिनेटली कम होता है। तो इस प्रकार की मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। तो भारत में 1 रुपये के सिक्के से लेकर के 10 रुपये के सिक्के तक सभी मुद्राएं सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत आती है। अब अगर हम बात करें प्रमाणिक मुद्रा, तो प्रमाणिक मुद्रा की विशेषता ये होती है कि इस मुद्रा में महंगी धातुएं होती है, ये महंगी धातुओं से बनी होती है, महंगी धातुओं से ये बनी होती है, जैसे कि सोना या चांदी से ये बनी होती है। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए सपोज कि हमारे पास 10 ग्राम सोने का सिक्का है, 10 ग्राम सोने का सिक्का है, और मार्केट में 10 ग्राम की वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये है। तो हमें पता है कि अब ये जो सिक्का है ये इसके वज़न के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो 10 ग्राम उसका वज़न है और 10 ग्राम का वज़न 25,000 रुपये है। और अगर 25,000 रुपये अब इसी सिक्के पे अगर प्रिंट कर दिया जाए, 25,000 रुपये उस पर लिख दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस सोने के सिक्के का अंकित मूल्य उसके धात्विक मूल्य के बराबर होगा। तो बस यहीं पे हमें परिभाषा याद करनी है कि महंगी धातुओं से बने होते हैं, और जिन धात्विक सिक्कों के अंकित मूल्य उनके धात्विक मूल्य के बराबर होते हैं, अंकित मूल्य उनके धात्विक मूल्य के बराबर होते हैं, तो उसे प्रमाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है। तो ये आपने इसको इस तरह से क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम वैधानिक मुद्रा। तो वैधानिक मुद्रा में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि वैधानिक मुद्रा किसे कहा जाता है, उस नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि जिस मुद्रा को विधि के द्वारा वैधानिकता दी जाती है, नियम कानूनों के द्वारा वैधानिकता दी जाती है, तो उसे वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। तो वैधानिक मुद्रा के अंतर्गत सभी विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्के और विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट इसके अंतर्गत आते हैं। अगली बात करें शाक मुद्रा या ऐच्छिक मुद्रा। देखिए जो शाक मुद्रा होता है, ऐच्छिक मुद्रा होता है, इसके अंदर इम्परफेक्ट लिक्विडिटी पाई जाती है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसके अंतर्गत इम्परफेक्ट लिक्विडिटी पाई जाती है। ये जो है
ये जारीकर्ता के साख पर डिपेंड करता है। साख का मतलब होता है क्रेडिट जमा पूंजी, तो उसके साख पर निर्भर करता है, तो इसीलिए इसको साख मुद्रा कहा जाता है। और ये लेने वाला यानी कि जो व्यक्ति इनके माध्यम से कैश ले रहा है, तो लेने वाले की इच्छा पर जो है ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसको ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। तो पहले तो आप ये समझेंगे कि इसको साख मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा क्यों कहा जा रहा है। तो ये जारीकर्ता के साख पर डिपेंड करता है, उसकी जमा पूंजी पर डिपेंड करता है, इसीलिए उसको साख मुद्रा कहा जाता है। और जो इनके माध्यम से पेमेंट लेना चाह रहा है, वो लेना चाहता है या नहीं चाहता है, उसकी इच्छा पे निर्भर कर रहा है, तो इसीलिए इसको ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। तो साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी और ऑप्शनल मनी के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? इसके अंतर्गत आ सकते हैं बैंक चेक इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत हुंडियाँ आ सकती है, और इसके अंतर्गत जो है अन्य चीज़ें आ सकती है। बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। सपोज मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, मोहन नाम का व्यक्ति है, और उसका जो है किसी कॉमर्शियल बैंक में, सपोज पंजाब नेशनल बैंक में 5 लाख रुपए जमा है। 5 लाख रुपए उसकी पंजाब नेशनल बैंक में 5 लाख रुपए उसके जमा है। तो कहने का मतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में मोहन की साख कितनी हो गई? मोहन की साख 5 लाख रुपए हो गई। अब मोहन उस जमा पूंजी पर अगर कोई कैश बुक लेता है, तो उस कैश बुक में मोहन जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल सकता है। वो 5 लाख की सीमा तक उसमें अमाउंट डाल सकता है, और किसी को देने के लिए 5 लाख रुपए तक लिख सकता है। तो ये मोहन की जमा पूंजी पे डिपेंड है, तो इसीलिए वो मोहन की साख हो गई, तो इसलिए इसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। और मोहन इस चेक को किसी और व्यक्ति को देना चाहता है, तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो कैश के रूप में लेना चाहता है या चेक के रूप में लेना चाहता है, इसीलिए इसको ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें गर्म एवं ठंडी मुद्रा, इस पर थोड़ा सा हम बात करें। पेपर करेंसी के अंतर्गत सभी मूल्य वर्ग के नोट इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गर्म और ठंडी मुद्रा की बात करें, तो गर्म और ठंडी मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ये इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जहाँ पे सभी देशों की मुद्राएं लगी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जिस मुद्रा की आपूर्ति अधिक है, यानी कि वो मुद्रा बार बार उस स्थान पे आ रही है, आपूर्ति अधिक है लेकिन उसकी मांग कम है। आपूर्ति अधिक है, मांग कम है, तो इसका मतलब जो है वो मुद्रा ठंडी मुद्रा है। उस मुद्रा की आपूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो वो ठंडी मुद्रा है। इसके विपरीत अगर किसी मुद्रा की मांग अधिक है, किसी मुद्रा की मांग अधिक है और आपूर्ति कम है, मांग अधिक है लेकिन आपूर्ति जो है बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में उसे गर्म मुद्रा कहा जाएगा, क्योंकि उस मुद्रा को हर कोई प्राप्त करना चाहता है और मार्केट में उतनी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध नहीं है, तो उसे ठंडी मुद्रा कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिक मनी की भी बात करें हम आगे, तो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं इसके अंतर्गत? तो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनको शामिल किया जाता है। प्लास्टिक मनी के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में समझेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो डेबिट कार्ड के द्वारा अगर किसी बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड जारी किया गया है, तो डेबिट कार्ड के द्वारा उतनी ही धनराशि जितनी धनराशि अकाउंट में है, उतनी ही धनराशि की शॉपिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। डेबिट कार्ड के द्वारा उतनी ही धनराशि की निकासी या खरीदारी की जा सकती है, निकासी या खरीदारी की जा सकती है जितने अकाउंट में होंगे, यानी कि उससे अधिक धनराशि की निकासी नहीं की जा सकती है डेबिट कार्ड के द्वारा। तो अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। माना कोई ए व्यक्ति है
और उस ए व्यक्ति को जो है किसी बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड जारी किया गया है, किसी बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड जारी किया गया है और उस ए व्यक्ति की उस बैंक में जो है 10 लाख रुपए जमा पूंजी है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ए उस डेबिट कार्ड के द्वारा 10 लाख से अधिक की निकासी नहीं कर सकता, वो 10 लाख रुपए तक की निकासी कर सकता है, तो उसी को डेबिट कार्ड कहा जाता है। अब आगे हम बात करें क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में उससे अधिक धनराशि की निकासी की जा सकती है। अब एक निश्चित सीमा तक, अब सपोज इसी ए व्यक्ति को जो है उसी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, तो ये ए व्यक्ति जो है 10 लाख रुपए से थोड़ा सा आगे यानी कि एक निश्चित सीमा तक थोड़ा सा आगे भी क्या कर सकता है, पैसों की निकासी कर सकता है, यानी कि उस पैसे की निकासी कर सकता है जो पैसे अब वो भविष्य में कमाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा जितनी धनराशि जमा है बैंक अकाउंट में, तो उससे आगे की धनराशि की भी निकासी की जा सकती है, लेकिन उससे आगे की धनराशि की भी एक निश्चित सीमा होगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। अब हम आगे बात करें, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें मौद्रिक नीति की विषय में बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। तो दोस्तों इसमें आपने मुद्रा के विषय में पढ़ा और मुद्रा के प्रकार के विषय में पढ़ा। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो इसमें होगा वो होगा मौद्रिक नीति, और उसमें हम SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि RBI मुद्रास्फीति को किस प्रकार से कंट्रोल करता है और मुद्रा अपस्फीति को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।